हमारी वीडियो होगी पंचायती राज संस्था की क्लास होगी और ये हमारी आज की दोस्तों चौथी क्लास होगी और लास्ट वीडियो होगी पंचायती राज व्यवस्था पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 में जोड़ा गया, 11वीं सूची में जोड़ा गया, 29 विषय इसमें रखे गए। आप चाहते हैं कि आप संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का एक नाम और है जिसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। तो इस पर हम बात कर लें। दरअसल संविधान में कहीं भी स्थानीय स्वशासन पर कोई परिभाषा नहीं मिलती, लेकिन एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक में स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम और जिला स्तर के बीच के स्वशासन को ग्राम और जिला स्तर के बीच के स्वशासन को स्थानीय स्वशासन का नाम दिया गया है। इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं और इसको मैंने पहली वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जब सत्ता का पावर का विकेंद्रीकरण, जब सत्ता का को कई भागों में, कई संस्थाओं में, वेरियस इंस्टीट्यूशन में पावर की शेयरिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हमारी वीडियो इस पर चलेगी, तो दोस्तों ये देख लें। पहले हम आर्टिकल 243, इसमें परिभाषा है ग्राम सभा की परिभाषा, इसको लिखते चलेंगे। ग्राम सभा की परिभाषा में लिखा है कि गांव में के गांव के निर्वाचक नामावली में गांव की निर्वाचक नामावली के सदस्यों से बनने वाली सभा ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, तो गांव उन लोगों का नाम जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है, उनसे बनने वाली सभा को ग्राम सभा कहते हैं, क्योंकि जो ग्राम सभा निर्वाचन नामावली में जिनका नाम होता है, वैसे लोगों का नाम होता है जिनकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके होते हैं, उनका नाम होता है। तो आर्टिकल 243 में ग्राम की परिभाषा है। ठीक है, इसमें अब अनुच्छेद 243 ए आर्टिकल 243(1) क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल, ये राज्य विधानमंडल के ऊपर किया गया है कि राज्य विधानमंडल यह तय करेगा, आप लिखते चलेंगे, राज्य विधानमंडल यह तय करेगा कि ग्राम सभा की शक्तियों को कैसे नियोजित किया जाए,
दोस्तों, तो आपके दिमाग में ये बात बननी चाहिए, ग्राम सभा किसको कहते हैं। तो ग्राम सभा के लिए जो आपके बीर एक्ट में लिखा गया है कि ग्राम सभा किसको कहते हैं, तो वो देख लीजिए। गांव उसको कहते हैं जहां की जनसंख्या 50,000 से 5,000 से कम हो। गांव गांव की परिभाषा जो दी गई है वो है जहां की जनसंख्या 5,000 से कम हो। नंबर 2, जनसंख्या की जो सघनता है, गांव की परिभाषा ये देख रहे हैं, जनसंख्या की जो सघनता है, सघनता जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये 400 से कम हो प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और कार्यों में जो लगे हों, कार्य में जो नियोजन जिनका है, उस गांव के लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हों, तो वो क्या कहलाता है, वो गांव के, उसको गांव के रूप में परिभाषित किया गया। तो गांव क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अनुच्छेद 243 आपने पढ़ लिया, 243 का ए देख लिया। ठीक है। अब आर्टिकल 243 बी देखते हैं। 243 बी में क्या है, मैंने आपसे हरदम कह रखा है कि ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। तो इसमें पंचायतों का गठन की बात कही गई है। पंचायतों के गठन, पंचायत, इसमें कहा गया है कि पंचायतें जो है त्रिस्तरीय होंगी। दोस्तों, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पंचायतें त्रिस्तरीय होगी, और इसका मैंने आप लोगों के समक्ष चार्ट पिछली वीडियो में बनाया है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ। त्रिस्तरीय का मतलब कुछ ऐसे, ग्राम स्तर, मंडल, ये ब्लॉक स्तर, ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो पंचायतों का गठन में क्या हो गया, पंचायतें जो होंगी आपकी त्रिस्तरीय होंगी। सबसे नीचे ग्राम, जिसको दूसरे नंबर पे ब्लॉक, जिसको पंचायत समिति भी कहीं कहीं कहते हैं, पंचायत समिति भी कहीं कहीं कहा जाता है इसको। तो ब्लॉक, पंचायतों को गठन में त्रिस्तरीय, ग्राम, पंचायत और जिला। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जानने की जरूरत है कि तो ये त्रिस्तरीय होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ की आबादी 20 लाख से, जिस राज्य की आबादी 20 लाख से, राज्य की आबादी 20 लाख से कम है, जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है, तो वहां जो पंचायत होगी वह द्विस्तरीय होगी। ये ध्यान दें, वहां की पंचायत द्विस्तरीय होगी। जहां की आबादी 20 लाख से कम होगी, वहां पंचायत क्या होगी, द्विस्तरीय होगी। तो इसमें जो आते हैं राज्य आते हैं गोवा प्लस मणिपुर। यहाँ जो है पंचायत व्यवस्था जो है वह द्विस्तरीय है। ठीक है। तो आर्टिकल 200 एक बार रिवाइज कीजिए। 243 में केवल ग्राम सभा की परिभाषा, 243 में ग्राम सभा को मैनेज किया गया है कि किस प्रकार की ग्राम सभा होगी। ठीक है। आगे ये बी में उसका गठन, तो गठन क्या होगा, त्रिस्तरीय होगा। ग्राम स्तर पर पंचायत, दूसरे ब्लॉक, इसको कहीं कहीं तालुका भी बोलते हैं, जिला स्तर पर। तो जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक है तो वहां त्रिस्तरीय, और जहां की आबादी 20 लाख से कम है तो वहां पर द्विस्तरीय। अब आर्टिकल 243C की बात करते हैं दोस्तों। 243C क्या कहता है, इसकी संरचना, इसकी आप संरचना समझ लीजिए। ऐसे इसी समझ सकते हैं। ये रहा आपका, ये आपका ग्राम स्तर पर हो गया,
ये हो गया ब्लॉक स्तर पर हो गया, और ये आपका जिला स्तर पर हो गया। यही हो गया दोस्तों। अब इसमें देखिए, अब यहां पर जो असली बात है कि राज्य विधानमंडल वहां की पंचायत की संरचना को तय करने का अधिकार। अब यहां देखिए, ग्राम सभा पर इसमें सदस्य होगा और अध्यक्ष होंगे। यहां दोनों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर, जिसको आप बोलते हो, यूपी की बात करें तो बीडीसी, इसका निर्वाचन जो कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। और इसके जो अध्यक्ष होता है, जिसको आप कहते हो ब्लॉक प्रमुख, इसका निर्वाचन जो होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। और यहाँ पर सदस्य, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, और अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो आप, और ये आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ये सबसे बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। अब हम चलते हैं, सी हो गया। अब हम बात करते हैं 243 का डी। 243 डी की चर्चा करते हैं। हम यहां तक मिटा देते हैं। 243 का डी बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 का डी, आर्टिकल 243 डी, इसमें आरक्षण की बात की गई है। प्रावधान क्या है? इसमें एससी और एसटी सदस्यों को उस जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी सदस्यों को 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया है। ठीक, पहली बात, इसमें एससी और एसटी को 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व करने के लिए एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में ऐसा इसलिए किया गया है कि कमजोर वर्गों का भी प्रतिनिधित्व हो। ठीक है। बी, ये आरक्षण में समझ रहे हैं 245 का डी, ये कंफ्यूजिंग मत कीजिएगा, ऐसा ना समझ लेगा कि इसमें भी, मैं इसको केवल अलग अलग करके बता रहा हूं, बाकी सब डी में ही है। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह भी 1/3 ही आरक्षण है। ठीक। और तीसरी बात, आरक्षण जो होगा वह चक्रानुक्रम में होगा, मतलब रोटेशन होता रहेगा। इसका रोटेशन होता रहेगा, मतलब कहीं 1/3 सीट में कहीं की अनुसूचित जात की सीट हो सकती है, चेंज होकर के उसकी महिला हो सकती है, कहीं की जो है अनुसूचित जनजाति के लिए हो सकती है, तो वहां महिलाओं के लिए आरक्षण हो सकता है। ठीक है। और एक चीज हमको आपको बता देना है कि यहां पर आप नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, अरुणाचल प्रदेश में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण का प्रावधान नहीं, एसटी के लिए वहां पर
अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित एससी, एससी के लिए आरक्षण नहीं है और यह अमेंडमेंट है 83वां, क्योंकि वहां पर यह जाति ही नहीं है। तो ये मैंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में, तो ये है आपका 83वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा वहां आरक्षण नहीं है। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये आरक्षण, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आरक्षण 50% तक गिर गया है। कुछ राज्यों में आरक्षण 50% तक है, जैसे बिहार। ठीक है, तो ये आरक्षण हो गया। अब हम आगे चलते हैं 245 का डी के बाद अब जो होगा ई, 245 का ई की चर्चा करते हैं दोस्तों। ई में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे कार्यकाल। अब यहां पर कुछ कंडीशन है। सामान्यतया कार्यकाल तो कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्यतया कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। इसके पहले भी अगर इसका विघटन हो जाता है, ध्यान से सुने, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 5 वर्ष के पहले अगर पंचायत का विघटन हो जाता है, ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िएगा। इस कार्यकाल तो 5 वर्ष, परंतु इसके पहले अगर पंचायत का कार्यकाल का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद जो अगली सरकार बनेगी, जो सरकार न लिख के अगली पंचायत लिखें, अगली पंचायत शेष समय के लिए बनेगी, शेष समय के लिए बनेगी, न कि 5 वर्ष के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे किसी जगह के ग्राम प्रधान के चुनाव हुआ, ग्राम प्रधान में वहां पर उसने 5 वर्ष में 2 साल पूरा किया, उसी समय उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और सरकार गिर गई। ठीक, तो वो चुनाव मतलब सरकार मतलब वहां की प्रधानी वो गिर गई, तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब फिर 6 माह के अंदर चुनाव होगा। 6 माह के अंदर चुनाव होगा तो वह शेष, अगर उसका कार्यकाल 2 वर्ष शेष बचा है तो मात्र 2 वर्ष के लिए वो प्रधान बनेगा। 2 वर्ष के बाद फिर नए चुनाव होंगे। मतलब वो जो नया वाला बनेगा वो 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, वह शेष समय के लिए होगा। यही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह शेष समय के लिए होगा। और इसकी जो हम पंचायत की जो समय होती है, तो कब से इसकी अवधि मानी जाती है, तो प्रथम अधिवेशन से इसकी समय मानी जाती है, प्रथम अधिवेशन से। ठीक है, यहां तक क्लियर होना। कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, 5 वर्ष है, लेकिन इसके पहले अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होगा, और 6 माह के अंदर चुनाव होने के बाद जो नई पंचायत का गठन होगा वह शेष समय के लिए होगी, न कि 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर इस बात को मैं कई बार बता रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, 245 का ई हो गया। अब एफ, हम यहाँ एक एरो लगा देते हैं। 243 का एफ, ये आर्टिकल यहां हो गया। इसमें योग्यता की बात की गई है। योग्यता में ध्यान दें कि ये राज्य विधानमंडल तय करता है। वह योग्यता में कुछ अन्य बातों को जोड़ सकता है। जैसे ऑलरेडी लिखा है कि कोई भी उस गांव का सदस्य जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है, वह उम्मीदवार बन सकता है।
तो यहाँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ जो एक बात आपको हमको बताने की जरूरत है। एक मामला था हरियाणा में, हरियाणा हिंदी में लेते हैं, हरियाणा में 2015 में सरकार ने न्यूनतम शिक्षा की बात किया कि उम्मीदवार वही हो जो कम से कम उसकी कुछ न्यूनतम क्वालिफिकेशन हो, 5 पास हो, 8 पास हो, 10 पास हो। तो यह सरकार, हरियाणा की सरकार ने इस पर लगाया था। तो यह मामला चला गया हरियाणा हाई कोर्ट, और यह मामला था राजबाला बनाम हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, राजबाला बनाम हरियाणा विवाद चला गया, बल्कि आप हरियाणा उच्च न्यायालय नहीं, विवाद हरियाणा वाद कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा। इसमें मामला हुआ तो कोर्ट ने कहा कि यह उसके उम्मीदवार बनने की योग्यता पर प्रश्न लगाता है, लेकिन राज्य विधानमंडल अगर इस चीज को लागू करता है तो उसके पास ये अधिकार है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती। तो इसकी देखा देखी हरियाणा ने भी अपनी यहाँ व्यवस्था किया, बिहार इस पर विचार कर रहा है, एमपी ने लागू कर दिया। इसके अलावा राजस्थान में व्यवस्था लागू हो गई कि कुछ कम से कम मिनिमम पढ़ा हो। उड़ीसा ने भी अपने यहाँ इस व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, तो एक न्यूनतम, आप मोस्टली यही जान रखते थे कि 21 वर्ष, ये थोड़ा सा मैंने डीपली एग्जाम के लिए बता दिया आपको। ठीक है, कि मिनिमम कुछ शिक्षा, जबकि आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में पढ़ेंगे तो वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, जबकि यहाँ पर राज्य विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वो ये कार्य कर सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। एफ हो गया, आर्टिकल 243G की बात करते हैं। 243G क्या कहता है? 243 पंचायतों को शक्ति दिया है, पंचायतों को शक्ति, पावर जो दिया गया है वो ये है कि पंचायतें अपने यहां सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थापना करें। पंचायतों के माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करें। और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वर्णन प्रस्तावना में भी मिलता है, तो आप कंपैरेटिव तैयारी कीजिए क्योंकि ये यहाँ भी मिलता है और प्रस्तावना में भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, स्थापना करें नंबर 1, और नंबर 2 इसे लागू करने का प्रयास करें। ठीक, आर्टिकल 243H में क्या है? कर लगाने की शक्ति। इसमें क्या है कि पंचायतों को राज्य विधान मंडल यह शक्ति देता है कि नंबर 1, पंचायत कर लगाने की शक्ति में ये है, पंचायतों को राज्य विधान मंडल यह शक्ति देता है कि नंबर 1 दोस्तों, वह कर लगा सकती है, कर वसूल सकती है, कर लगा सकती है, कर वसूल सकती है। ठीक है, और राज्य की संचित निधि से ग्रांट, अनुदान प्राप्त कर सकती है। लेकिन गांव में होता क्या है कि कर लगाकर कोई भी गांव प्रधान अपने जीत के लिए जंजाल नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो कर लगाता है तो अच्छा, यहाँ पर रोड का कर लगा रहा है, अगली बार इसको नहीं देंगे, तो वो बेचारा इसका प्रयोग मन से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो H तक हो गया, I चलते हैं।
243 का आई, 243 आई, आर्टिकल 243 आई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट तो ये समझिए कि एग्जाम में कहीं किसी एग्जाम में ये आ चुका है। ये क्या है, इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है। पहली बात जान लें कि राज्य वित्त आयोग यह एक, इसमें जानने की जरूरत, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, एक तो यह संवैधानिक संस्था है, दूसरा इसका गठन कौन करेगा, तो इसका गठन राज्यपाल करेगा, उस राज्य का राज्यपाल करेगा। 2 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यह 5 वर्ष के लिए होगा, इसका गठन 5 वर्ष के लिए होगा। इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा कि वित्त की जो धन दिया गया है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। इसका जो कार्य है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 243 का आई, जिसमें राज्य वित्त आयोग का बात की गई है, यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका ये क्या बोलते हैं, ये इसको नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो अब वित्त आयोग, अब यहां इस चार्ट से समझें कि जो राज्य का वित्त आयोग है, ये देखिए राज्य वित्त आयोग ये अपनी रिपोर्ट, इस चार्ट से समझ लेंगे, भूलेगा नहीं आपको, अपनी रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को देगा और यह राज्यपाल इस रिपोर्ट को उस राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत कराएगा। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखने की जरूरत है। अगला आर्टिकल 243 का जे, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पंचायतों का लेखा परीक्षण, लेखा, उनके लेखा का ऑडिट होता है, परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा जो खास बात बताने हैं कि अगर राज्य विधानमंडल की अनुमति मिली, राज्य विधानमंडल की अनुमति पर, ये नोट करके कर लें और ये आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट, राज्य विधानमंडल की अनुमति पर कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी लेखा परीक्षण कर सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। कैग भी कर सकता है, परंतु उसके लिए राज्य विधानमंडल की अनुमति लेना आवश्यक है। अब आर्टिकल 243 का के, 243 के की बात करते हैं दोस्तों। 243 के क्या कहता है, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह किसी परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या का कार्य क्या है कि पंचायतों का चुनाव कराना, राज्य वित्त आयोग का कार्य है पंचायतों का चुनाव कराना। थोड़ा सा दोस्तों लाइट की समस्या, उसकी माफी चाहता हूँ, हो सकता है कहीं अंधेरा गया होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, यहाँ पे टॉपिक पर आ जाते हैं, पंचायतों का चुनाव कराना। अब इसका कार्य क्या है, यह निर्वाचक नामावली तैयार करता है, गांवों की नामावली तैयार कराना, इसका जो कार्य है निर्वाचक नामावली तैयार कराना। ठीक है, और अपने निर्देशन में चुनाव कराना। इसके अलावा दोस्तों जो मैं इसके इतर बताना चाहता हूं,
हालांकि इस पर मैं चर्चा करूंगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यह बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, इस पर ही चर्चा होगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, हम इसी बहाने बता दें, इसका जो आर्टिकल है 324 है। हालांकि जब इस पर क्लास में लूंगा तो पढ़ाऊंगा। यहाँ यह बात आई तो मैं इसी बहाने इसी को जोड़ देना चाहता हूँ। इसका भी यह देश भर के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करता है और अपने देख रेख में चुनाव करवाता है। तो ये चुनाव कौन कौन से करवाता है ये आप देख लीजिए। ये लोकसभा का चुनाव कराता है, यहाँ पर देख लेंगे ये चुनाव कौन किसके किसके करवाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा करवाता है। नंबर 2 यह राज्यसभा का कराता है। नंबर 3 राष्ट्रपति का कराता है। नंबर 4 उपराष्ट्रपति का कराता है। नंबर 5 विधानसभा का कराता है। नंबर 5 विधानसभा का कराता है। और नंबर 6 जिन राज्यों में विधान परिषद है, हर राज्य में नहीं है, तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां चुनाव कराता है। मतलब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो 6 संस्थाओं का चुनाव कराता है। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये के से इसको के से मत जोड़िएगा, यह एक अलग टॉपिक है। ये अपने आप में आर्टिकल 324 अलग है, जबकि 243 का के है। लेकिन मैं इसको बता रहा था तो मैंने कहा इसको भी आपको बता दूं, ठीक है। हालांकि इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आज थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि ये पूरा अनुच्छेद में सोच रहा हूँ एक में खत्म हो जाए, जो आपके लिए फायदा रहे। 2 में खत्म करने का मतलब वो मिस हो जाता है। आगे चलते हैं, यल की बात करते हैं। 243 यल, ये क्या है कि पंचायतें यूटी समझते हैं ना, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र में भी लागू होंगी, ठीक। आर्टिकल 243 का एम, ये क्या कहता, कहां पर पीआरआई लागू नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, ये उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग का प्रश्न है। पंचायतें लागू कहां नहीं होंगी, पंचायतें कहां लागू नहीं होंगी, तो वो जान लीजिए। नंबर 1 अनुसूचित क्षेत्रों में, जिसको आर्टिकल 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 244 में अनुसूचित क्षेत्र में जिसमें असम, त्रिपुरा, ऐसे राज्यों की चर्चा मिलती है। नंबर 2 कहां लागू नहीं होंगी, तो पहला अनुसूचित क्षेत्र, दूसरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, तीसरा अनुसूचित क्षेत्र, दूसरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, तीसरा नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। चौथा मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 5 पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र। यहाँ पर पंचायतें जो होती हैं लागू नहीं होती हैं, यहाँ पर पीआरआई जो है वो लागू नहीं होते हैं। तो कौन कौन से हो गए दोस्तों, वो हो गए अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय का क्षेत्र, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो आपको जानने की जरूरत है, इसके अलावा यहाँ पर इन क्षेत्रों में ये ध्यान दें, इन क्षेत्रों में पेशा लागू है। जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा पेशा, ये 1996 में लागू हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है, पंचायत YAT, पंचायत एक्सटेंशन
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, टू शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इन क्षेत्रों में पेशा लागू है और यह पेशा जो है 10 राज्यों में लागू है। यहां ध्यान देंगे कि यह 10 राज्यों में लागू है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए में पहले आता है 10 राज्य कौन से हैं? आंध्र, हिंदी में लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश नंबर 1, आंध्र प्रदेश। नंबर 2 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नंबर 3 झारखंड। नंबर 4 गुजरात। नंबर 5 हिमाचल प्रदेश। नंबर 6 मध्य प्रदेश। नंबर 7 महाराष्ट्र। नंबर 8 उड़ीसा, उड़ीसा। नंबर 9 राजस्थान और 10वां आपका तेलंगाना। ठीक, तो ये 10 राज्यों में दोस्तों पेशा याद रखेंगे या लागू है कौन कौन? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक, तो ये आप यहां पर हो गया और यहां पर पेशा लागू है, यल यम हो गया। अब हम यन की बात करते हैं। यन की बात करते हैं। आर्टिकल 243 का यन, इसमें क्या है? 243 के यन में क्या है कि यहां जो है मौजूदा संस्थाएं, जो मौजूदा संस्थाएं हैं, जो मौजूदा संस्थाएं नियम हैं वह लागू होंगे। और लास्ट आर्टिकल 243O, 243O क्या कहता है कि पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायत चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। हमें उम्मीद है कि ये हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक को डिफाइन कर रखा है। आपको पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।